हमारे बौद्धिक क्षेत्र में जब कभी मुझे कोई भ्रम हो जाए तो इनकी अद्भुत क्षमता से मुझे समाधान मिलता है, इसलिए गुरु मानते हैं। और जब से इन्होंने मुझे रमाशंकर भैया के बारे में जनाया, जानने का अवसर उनके सानिध्य में बैठकर मुझे मिला, तो वो मेरे दूसरे गुरु, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक रहा हूं। मैंने एकमात्र अपना मेंटर माना संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय तत्वपंत खेड़ी जी को। इनका शरीर नहीं है, तब भी मेरे गुरु थे, आज भी मेरे गुरु हैं, और आगे भी उनके प्रति मेरे मन में गुरु की मान्यता रही। इस वाक्य को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने शंभू जी से पूछा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप रमाशंकर भैया के बारे में जानते हैं, आपके गांव के गांव जानते हैं? रमाशंकर भैया के एक भाई है विद्यासागर जी, जानते हैं ना आप लोग? उनकी ससुराल और वकील साहब के ससुराल एक ही परिवार। तो साधु भाई, तो जब वकील साहब के घर वालों की ओर से, तो पुरनटाडी के डाक बंगले में 12 टिकट। आप वकील साहब को देख रहे होंगे, ऐसा हल्का फुल्का शरीर है, नहीं? मैं बताऊंगा तो हैरत में पड़ जाएगा। तो ये भी अपना लंगोटा लगा करके कसरत कर रहे थे, और एक तरफ रमाशंकर भैया भी लंगोटा लगा कसरत कर रहे थे। दोनों से परिचय नहीं था। जिज्ञासा हुई, वकील साहब ने पूछा कि आपका परिचय बताया, और फिर पूछा कि आपका परिचय, उन्होंने बताया, मैं शंभुनाथ साहब उसका कहने वाला, मेरा इस घर में विवाह है। और उसके बाद जब बौद्धिक क्षमता का आदान प्रदान हुआ, तो दोनों एक दूसरे के कितने कायल हो गए। वहां से रमाशंकर भैया के परिचय का प्रारंभ। मैं आते जाते अनेक व्यस्तताओं में भी आता था, तो चलो 2-4 घंटे भैया के पास बैठते चर्चा करके चला जाता। जब कोरोना काल आया, तो अब मेरे पास भी कोई जगह नहीं थी, और उनके पास भी बहुत कोरोना के कारण भीड़ भाड़ का एकत्रीकरण नहीं था, तो उनके पास पूरा समय वो 6-8 महीने का समय, निरंतर रोज 2-4 घंटे 6 घंटे चर्चा करना। तो मेरे पास तो वो मेंटल वेवलेंथ है नहीं जिससे मैं उन्हें कुछ समझ सकूं, नाप सकूं। लेकिन मुझे लगा कि मैंने बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। और एक बात जो शंभू जी ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा, इससे तक गाँव में, हमने कहा कि आप बार बार कहते हैं गाँव में रहा, लेकिन पीछे विशेष कारण रखा। उनके दफा महर्षि अरविंद ने लिखा है, जिस दिन हिंदुस्तान का गांव मर जाएगा उस दिन देश मर जाएगा, इसलिए गांव रहो और गांव की तकलीफों को समझ करके उसकी लड़ाई लड़ करके देश को बचाओ। तो मुझे बात समझ गई, और तब से मेरी उस बौद्धिक धरातल पर उनके साथ मिलना जुलना और हर ऐसे भटकाव के क्षणों में उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये मेरे जीवन का हिस्सा हो गया। शंभुनाथ जी के बारे में
आप में से बहुत से लोग नहीं जानते। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, श्रीमान मनोज सिन्हा को छात्र संघ के जीवन में झोला लटकाकर जबरदस्ती तुम्हें छात्र संघ का अध्यक्ष बनाएंगे। अकेले शंभुनाथ राय के पौरुष का प्रतीक। झगड़े हुए, घोषणा कर दिया विद्यार्थी बच्चा नहीं अमुक कैंडिडेट होंगे। वकील साहब ने कहा कैसे हो जाएंगे? कैंडिडेट होंगे तो मनोज सिन्हा होंगे। भयंकर मारामारी हुई, कुर्ता धोती फाट गई। उस पौरुष के प्रतीक 1984 में हमारे बार लखनऊ आए थे। उन्होंने कहा भाई हम सोचा था नहीं कि मनोज जी के चुनाव लड़ाऊंगा। गाजीपुर से हम कहने की वकील साहब लड़ाई अच्छा रहेगा, परंतु समीकरण तो ऐसे हैं नहीं, पर लड़ाई अच्छा रहेगा। वकील साहब ने कहा कि अब हम पार्टी कार्यालय बात कहिएगा। हमारा कोई सही हो तो बताइए। फिर हम लोग समूह जी गए विकास जी के पास और ना ठीक है लड़े, हमारे पास तो जो कैंडिडेट लेके लड़े वाला। फिर दूसरे दिन वकील साहब मनोज जी को ले, मनोज जी से मेरा उस दिन प्रथम परिचय हुआ। मैं भारतीय मजदूर संघ का पूर्णकालीन कार्यकर्ता था, मेरा केंद्र लखनऊ था। वकील साहब ने कहा वो बात हमसे करेगा, हमारी बेनती में हमने कहा बताइए। उनकी 2 महीने के समय आप दीजिए चुनाव लड़ाने। हमने कहा मैं जिस संगठन से प्रतिबद्ध हूं मैं 2-4 दिन के लिए तो कर सकता हूं, 2 महीना मेरा संगठन मुझे इसके लिए छुट्टी नहीं देगा। फिर भी वकील साहब का बहुत आग्रह था। हमारे किराए के मकान पर लोग गाजीपुर में रहते थे, वहीं रहना शुरू हुआ। मनोज जी को राजनीति की ABCD से लेकर के इस बड़ी प्रतिभा के संवारने वाले व्यक्तित्व का नाम श्री शंभुनाथ राय है। किसी को अहंकार नहीं मानना चाहिए। और उठ पड़ गया। मैंने कहा मनोज जी पे जा मेरी ड्यूटी पूरी। वो कैसे बड़ा उत्साह है, इतने वोटों से हम जीतेंगे। मैंने कहा वो आपको वोट पड़ गया ना। मेरी गणना ये है कि जैनों बसर चुनाव जीतेंगे, दूसरे नंबर पर कांग्रेस सरजू पांडे रहेंगे, तीसरे नंबर पर आप रहोगे और 65,000 से नीचे का वोट आपको मिलेगा। उनको ये बात अच्छी नहीं, उनको लगा कि इतना रात को 12-1 बजे तक आदमी पेट्रोमैक्स लेके छान खेलने वाला हमारी सभा सुने पड़े। हमने कहा ये केवल एक जात विशेष भूमिहार का उन्माद है, उसके अलावा कोई वोट नहीं। परिणाम फिर आ गया 85 की विधानसभा। इसी दिलदारनगर की विधानसभा से श्री शंभुनाथ राय को जब पार्टी ने बड़ा आग्रह किया, इस विधानसभा का चुनाव 1980 में लड़े भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद, जिसमें जनता पार्टी को उम्मीदवार अवधेश नारायण सिंह चुनाव जीते। मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा कि एक तो आपने घाट पर लगा दिया चुनाव लड़ा के। उन्होंने कहा भाई क्या करूं, जब मैं उनको छात्र संघ का चुनाव लड़ाना चाहता था तो उनके पिताजी ने कहा कि तू शंभू हमारा लड़का के बिगाड़ा था, इंजीनियर बना होता नहीं तो बिगाड़ता। तो शंभू जी ने बर्दाश्त
यार मैं शांतिपूर्वक अपने संगठन की गतिविधि पर लगाऊं, पढ़ना नहीं जरूरत था। तो मैंने कहा जरूरत कुछ नहीं, आप 80 में चुनाव लड़े हो, आपको चुनाव लड़ना पढ़ना बहुत दिवस क्या मैं चुनाव लड़े और उसके बाद राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई। संधू जी के बारे में इतना आपको कहना चाहता हूँ, हमारी आज की भारतीय जनता पार्टी के एक समय के थिंक टैंक कहे जाने वाले गोविंदाचार्य और राम बहादुर राय मूर्तियां याद है। अब जब से आंख से दिखता नहीं, 2 बार गोविंदाचार्य इनके घर पर उसका मिल गया। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व के अंचल में है, गांव में है, दिखती नहीं। मुझे इतनी पृष्ठभूमि बतानी इसलिए आवश्यक थी कि संपूर्ण राय जी के बारे में हम सबको जानते हैं। कार्यकर्ता को बढ़ाने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए इनकी सारी कुर्बानियों के लिए हमेशा तैयार रहा। अब मैं आज के विषय पर आता हूँ। मैं 4-5 महीना पहले अखंड ज्योति में एक आर्टिकल लिखी। आर्टिकल क्या थी? अंगुलीमाल जो बड़ा कुख्यात हत्यारा था, उसके पड़ाव के पास जहाँ रहता था, जिस तरह उससे थोड़ी दूर पर गौतम बुद्ध जी का पड़ाव पड़ा। ध्यानस्थ ऋषि थे, पता नहीं इस क्षेत्र में तो अंगुलीमाल का भय और आतंक का चारों तरफ गूंज रहा है। तो सुबह 4 बजे प्रार्थना इत्यादि के बाद एक छोटा सा प्रवचन देखे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जरा अकेले तैयारी करके तो अंगुलीमाल रहता है, वो जो जाता है उसका बल करना। तो आदमी गए, वो अंगुलीमाल मिला, वही ठहरो, तुम जानते नहीं अंगुलीमाल, तुम्हारी हत्या कर दूंगा। मैं आगे आ रहा हूं, वो भी बढ़ता है और गौतम बुद्ध भी बढ़ते हैं। बताओ, उसने कहा मैंने गुरु को दक्षिणा के रूप में वचन दिया है 1000 हत्या करने का। तो उन्होंने कहा कितनी हो गई? उसने कहा 999 हो गई, एक रह गई। आप दे दोगे तो गुरु दक्षिणा से मुक्त हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने तो जब से उंगली लटकानी शुरू की ना, तुम तो गिनती भूल गए थे उसके पहले कितने लोगों की हत्या किया। 1000 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, प्रभावित हुआ, अपने चरणों में डूब गया, उनके आंसू में। अब एक दिन एक प्रसव पीड़ा से कराहती हुई मां गौतम बुद्ध के उस आश्रम के सामने चीख चिल्ला रही है और अंगुलीमाल उनके सहयोगी बौद्ध भिक्षु बन गए थे और बाहर टहल गए। तो उस मां की कराहना देख करके उन्होंने कहा कि क्या बात है, कहा जरा बुद्ध को कहो ना जा करके आशीर्वाद दे दे, मैं प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाऊंगी, असहनीय पीड़ा होगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तो कहा अंगुलीमाल को, जाओ ना, इतना ही हाथ जोड़ करके कहना मैंने अपने इस जीवन में कोई पाप न किया हो तो
तो माँ अच्छी हो जाओ। तो छिटक गया दोनों। 1000 लोगों को मारने वाला ये क्या कह रहे हो तुम? छिटक गया तो तुमने कहा जाओ। और उसने जा करके जब ये कहा तो माता जी बेटा बिल्कुल सुन। फिर गौतम बुद्ध ने उसको बुलाया कि भाई उसने कहा कमाल होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपना इतिहास देखो ना। तुम्हारा नाम अहिंसक था, ब्राह्मण कुल में तुम पैदा हुए थे, गुरुकुल में तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हुई, और जब तुम शिक्षा पूरी करके गुरु के समक्ष पेश हुए कि गुरु जी शिक्षा पूरी हुई, आप उससे कुछ वरदक्षिणा मांगे। गुरुजी ने कहा तुम नहीं दे सकते हो, तुम जाओ, हमारा काम होगा सत्यवाद कर दिया। नहीं, आप मांगिए तुझे। अब था क्या? तीक्ष्ण बुद्धि का बालक होने के कारण हिंसक, कुछ साथी भी जेलसी करते। आदमी होता है कि नहीं होता? अरे बड़ा तेज बनाता है, देखिए। और गुरु जी का कान लगातार खड़ा, कहा कि वो आपके बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोलता, ऐसा करता वैसा। गुरु जी पूर्वाग्रह में फंस गए। जब मांगा उसने, प्रदक्षिणा की बात कही, उन्होंने कहा कि सहस्त्र लोगों का वध करो, यही मेरी प्रदक्षिणा। कांपने लगा। कुछ दिन तो उसका मन अहिंसक से हिंसक बनने की, उस क्रूरता के अपनाने, एडॉप्ट करने के लिए कैसा बना होगा सोचिए। करके पूरा हुआ। मेरे मन की बात है, रमाशंकर भैया ने 91 का अंगूठा लिखा है ना, पढ़ा ही नहीं पढ़ा। उनका गुरु परंपरा को संसार किया है। मैंने सोचा मन में, शायद रमाशंकर भैया रहते तो मैं कहता कि एक बार कदम फिर चलाओ, पीड़ा शेष नहीं। मैंने उनके व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत परखने का प्रयास किया। कथनी और करनी कोई अंतर नहीं था। और परमात्मा के जो दैवीय गुण हैं, दया, प्रेम, करुणा, सत्य, पवित्रता, आनंद, शांति, अहिंसा और शाकाहार, ये जीवन में गिनने के लिए नहीं, उन्होंने व्यवहार में जी करके दिखाया। जो भी उनके संपर्क में लोग रहे वो जानते होंगे। और जिसके मन के भीतर दया, प्रेम, करुणा होगी, वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बारे में चिंता करेगा, चर्चा करेगा। उसकी जिंदगी को वैभवशाली बनाने के लिए वो लगातार लड़ेगा। कलम से ताकत होगी, कलम से लड़ेगा, जैसे भी लड़ना होगा लड़ेगा। ये परमात्मा का दैवीय गुण कि पूरे वो चीते जाते हूं नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है। मैंने शंभू जी से कहा कि भाई चले। आपने मेरे मन में उनको बिठाया। मैंने 2 को ही अपना मेंटर माना। एक नहीं रहे तो भी एक कल आज भी है और आगे भी रहेंगे, ऐसा मेरी मान्यता है। और दूसरे संपूर्ण है। इसलिए आज के इस मौके पर मुझे मुकेश राय तो नहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ना। पिछली बार के मीटिंग में मुकेश राय जी ने कहा था, जो उस समय आप लोग नहीं थे, पर उन्होंने कहा था कि मैं एक लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ पंचायत भवन पर। मैंने कहा था कि रमाशंकर भैया के नाम से उस लाइब्रेरी को बनाना। उनके पास 10,000 से अधिक दुर्लभ ग्रंथ हैं, किताबें हैं, वो भी उसमें रखी जा सके। और निरंतर पढ़ने लिखने के ऐसे जिज्ञासु लोगों के लिए
एक वातावरण बन सके। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मैंने मान लिया और मैं उसको पूरा करूँ। मैं नहीं जानता कि उसकी कितनी प्रगति है। भाई मैं तो साहित्य नहीं जानता, मैं अपनी कदर राजनीति में काम करने जानता। हमने की स्थिति बांटने की जय का फाल मास्टर अपना मुझे ऊपर बोलने के बाद दूर तो लेके तब वो पहलवान मानी जाने, तब वो पहलवान के बारे में कोई कुश्ती का उद्घाटन करे पढ़ना मनोज पढ़ा लिखा मानी जाने। एक बार बड़ा हैरानी हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वर्ग ने हरिशंकर तिवारी जी का अभिनंदन किया। क्या हो गया है? और आजकल तो ऐसी परंपरा चल पड़ी है, धन रुपया दे करके लोग अभिनंदन कराते हैं, सब कराते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग जाना पड़ता है। तो हम तो एक टाल छोड़ दलवानी। अब मनोज के जी माँ बात मनोज ना लोनी की नौकरी करा तो हम तो चलिए गाँव जगावे। हमसे भैया कहते थे भाई, एक आध वर्ष के उन्होंने मेरा परिचय कराया कि अध्ययनशील राजनेता। नहीं भैया अध्ययन के को सुना था, अभी मूर्ख समझाता हूं। तो राह बड़ी कठिन और मैं बार बार ये याद दिलाता हूं कि जो हो रहा है इससे सावधान हो जाओ। राजनीति में वोट के सौदागरों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया और राजनीति ऐसी गलत दिशा में चली गई है। वोट के समीकरण को बनाकर जीतने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी समय सीमा तक राजनेता जाता है। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की किताब निर्मूल वृक्ष के फल, तो जब जड़ ही इसकी खराब है तो इसमें से कैसे पेड़ बड़ा होगा और फल फूल फलेगा? पूरी बात ही गई। इसलिए इन परिस्थितियों को समझिए। और हर आदमी को दलगत राजनीति में हिस्सेदारी की मैं बात नहीं करता, लेकिन राजनीति को समझना इसलिए जरूरी है कि राजनीति एक व्यवस्था को जन्म देती है। मनोज राय की सरकार बन जाएगी और मंत्री हो जाएंगे तो हुक्म दे दें कुल पेड़ काट दो। आप कहें को नृप हो हमें कहानी आप कटाए लगे तो तब का हुई। राजनीति एक व्यवस्था को जन्म देती है। पागल राजा हो जाएगा, जे गावत है ना कभी भाई ना इनका मुंडी कट खत्म कर जाएगा। राजनीति पर पूरी निगाह रखना, पूरी दिलचस्पी रखना और सोच समझ करके वोट देकर नई व्यवस्था को लाना। मैंने एक दिन कहा था विष्णु मोहन भाई के पिताजी के पुण्यतिथि पर कि कल्पनाथ राय जब लोकसभा आई तो चुन करके गए, पहली बार गए लोकसभा में, लोकसभा का गठन हुआ, पहली मीटिंग हुई तो खड़े हो गाँव कि भाई जितने एमपी जीत करके आए हैं कल्पना सहित ये सब झूठे हैं, सबने गलत एफिडेविट किया है। भाई इतने ढेर बोलो नहीं तो बोलती हूँ, कुछ हंसे कुछ हिले। उन्होंने कहा मत हिलो ऐसो, चुनाव आयोग ने जितनी राशि निर्धारित किया है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, सब लोगों ने उससे ज्यादा खर्च किया है और सबने एफिडेविट दिया है कि हमने 10 लाख के भीतर ही पैसा खर्च किया। तो सब झूठे एफिडेविट देकर के आए हैं। जब नींव ही झूठे लोगों की है कि क्या इमारत बनेगी? अटल जी ने खड़े होकर कहा कि मैं कल्पना राय की भावनाओं से सहमत, मैं इनके विचारों से अपने को जोड़ता हूं। ये है लोकतंत्र।
भारत कैसे ठीक हो? मैं कितनी बार कह चुका हूं, यद्यपि राजनीति का मंच नहीं, मैं अपनी मन की पीड़ा कह रहा हूं कि कितनी बार अपनी पार्टी शासन में पहले भी थी, आज भी है, मैंने कहा भाई ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे कर दो मतदाता से, तो बीडीसी की नहीं हम सब नहीं ना, अब फौरन नहीं ना हो जो फौरन हम सब बेपचार चुनाव हो जाए। जिला पंचायत का चुनाव तुम डायरेक्ट कर दो ना, सारे मतदाता वोट देंगे। जिला पंचायत के सदस्यों के 35-35 लाख रुपया, आज 40 लाख रुपया, 50 लाख रुपया नाम दिया ही, आज 20 करोड़ रुपया देके जिला पंचायत के सदस्य बनी, वो आपका काम करेगा कि अपना काम करेगा? आप समझो परिस्थितियों, आप करना नहीं चाहते। मैं कैसे कह दूं कि ये पार्टी ठीक है, वो पार्टी खराब है? सब लोग एक ही राह पे चल रहे हैं। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, नहीं होगा। भ्रष्टाचार उस समय भी था, भ्रष्टाचार आज भी है। अंग्रेजों ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन आप देखो पुल जो उन्होंने के टाइम पर बनल बा, पार्लियामेंट जो उन्होंने के टाइम पर बनल बा, आज तक वैसे ही है ना। और 11 पुल बिहार में बह गई, तो हम उनको लाख गाली देते हैं। और एक बात ये भी सही है, यहाँ प्रसिद्ध इतिहासकार हैं हमारे मित्र विष्णु शर्मा जी, अंग्रेजों के पहले देश एक था क्या? सब राजा महाराजा टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए थे। देश की कल्पना थी क्या? अंग्रेजों ने वो देश की कल्पना बना दिया, हमें गुलाम बना करके, और सब करते हुए फिर उन्होंने देश की कल्पना बना दी। बंटवारा हो गया, कुछ उसमें से खर्च चला गया। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आज के रमाशंकर भैया की पुण्यतिथि पर किस्से, कहानियां, उनके संस्मरण ये बहुत प्रेरणा देती है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि इन सबके संकलन किए जाएं। किताब तो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही लिखी, लेकिन उसका हर एक वाक्य वेद की ऋचा लगता है, और सभी वर्गों की भावनाओं को उसमें समावेश है। ये देश और समाज को सुधारने का एक प्रकार से गीता और बाइबल है। इसलिए हम इस पर सघनता से विचार करें, और आप सब हमने बहुत समय लिया, और मैं क्षमा चाहता हूँ। मार्कंडे भाई भी बिल्कुल इत्मीनान से सोच रहे होंगे भाई अध्यक्ष को कुर्सी पर बैठा देना, जल्दी ये काम खत्म हो। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन देने वाले भी, और संचालक भूमिका को क्या कहूँ, ये तत्पर रहती हैं, जब भी कोई चर्चा हो अपना समय तैयार रहती हैं। सबको मैं अपनी ओर से एक बार नमन करता हुआ सबको सादर धन्यवाद अर्पित करता हूँ, करता हूँ। जय किसी भी इमारत में जितनी मजबूत नींव होती है, इमारत उतनी बढ़िया तैयार होती है। उसी तरह से इस कार्यक्रम को बहुत ही मजबूती के साथ मनाने के लिए, अपनी विरासत को अपने जो अनुज हैं उन तक पहुंचाने के लिए आदरणीय सच्चिदानंद राय जी जिस तरह से समर्पित भाव से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से हमें प्रेरणादायी है। अब हम एक, इन्होंने जो राज्य व्यवस्था उस पर काफी कुछ कहा। इसी कविता की ओर कुछ कदम में एक कविता है जिसमें कहा है, इन्होंने लिखा है कि अगर राजा अंधा हो और रानी